क्या हेलमेट सिर्फ सर पे होने से काम हो जाता है? So yeah, hi. I am rider or developer, and today I'll tell you about the helmet and head protections. So मोस्टली राइडर्स थिंक कि हेलमेट सिर्फ सर पे होना चाहिए, उसी से हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है. लेकिन व्हाट इफ़ आई टेल यू कि अगर हेलमेट आपने सही से नहीं पहना है तो इट कैन ऑल्सो रिड्यूस योर सेफ्टी प्रोटेक्शन बाय 50%. सो इन दिस वीडियो मैं आज आपको बताऊंगा 5,000 से वर्सेस 15,000 के हेलमेट में क्या डिफरेंस होता है रियल. हम लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग भी जान पाए एंड हेयर इट एंड द सो फ्रॉम हेयर रियल राइडर स्टोरीज बिगिन्स. हेलमेट का काम टूटना नहीं, जब आपका क्रैश होता है उस टाइम पे उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्व करना होता है. सो यहाँ हेयर राइडर्स. सो आज हम बात करेंगे कि एक चीप हेलमेट वर्सेस 5,000 और 50,000 50 के हेलमेट्स में डिफरेंस क्या होता है. सो मेनली सबसे पहले आप ये समझो कि हेलमेट्स का जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है. कि सबसे पहले हेलमेट क्या होता है, एक आउटर शेल होती है, अंदर एक फोम मटेरियल होता है, देन कम्स आफ्टर योर पैडिंग एंड देन दिस बकल सिस्टम. सो जो चीप हेलमेट्स होते हैं और जो आपके 5 के हेलमेट्स हुए या 50 के हेलमेट्स हुए या फिर मोर प्रीमियम हेलमेट्स जो होते हैं, उन सब में मेनली फ़र्क कहाँ पे आता है. फर्स्ट इज आउटर शेल मटेरियल, देन योर EPS लेयर, देन इज़ योर पैडिंग. तो जो चीप हेलमेट्स क्या होता है उनमें जो बाहर का आउटर शेल होती है वो बिल्कुल या तो प्लास्टिक मानो कि एकदम से जैसे ही क्रैश होएगा तो वो एकदम क्रैक कर जाएगा, और अंदर जो EPS होता है वो सिंगल लेयर होता है. आप जो उसको फोम देखा होगा अपने हेलमेट्स के अंदर, जब आप कभी देखा हो तो एक फोम मटेरियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड EPS, एक्सपेंडेड पॉलिस्टर, जो एक्सपेंड करे बेसिकली. तो उस फोम का काम क्या होता है, सबसे पहले अब EPS फोम का काम समझते हैं, क्योंकि उसी से आपके हेलमेट की ड्यूरेबिलिटी अच्छे से टेस्ट होती है. तो जो चीप हेलमेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मल पॉलिस्टर होता है, सिंगल लेयर ऑफ EPS होती है, बिल्कुल नॉर्मल, जो कि सिर्फ एक सेफ्टी ग्रेड को पास करने के लिए वो लोग लगा देते हैं कि हाँ ये हेलमेट आप सर्टिफाइड है, पहन सकते हो पहनने के लिए, नॉर्मल राइड करने के लिए. तो वो लोग उस EPS फोम का यूज़ कर लेते हैं. लेकिन यहीं पे आपके जो प्रीमियम हेलमेट्स होते हैं, जैसे एक्सोर हुआ, कोई भी हेलमेट्स ले लो आप, LS2 वगैरह, उन सब में क्या होता है, ये जो EPS लेयर होती है ये मल्टी लेयर EPS सिस्टम होता है. जो कि क्या होता है, जब आप इम्पैक्ट होगा आपका, तो जब फर्स्ट इम्पैक्ट, जैसे मानो अगर आपका इम्पैक्ट यहाँ पे होता है तो इस आउटर शेल के बाद वो इम्पैक्ट उस शेल पे जाएगा, फिर EPS लेयर पे जाएगा. वो EPS लेयर अपने आप को क्या करेगी, श्रिंक करेगी, और वो जो उसके ऊपर प्रेशर बना है इम्पैक्ट का वो उसको रैपल करेगी, जिससे कि वो जो इम्पैक्ट है आपके हेड तक, आपके ब्रेन तक ना पहुँचे. उसी से आपका हेड सेफ्टी, और हेलमेट पहनने का रीज़न भी हमारा हेड सेफ्टी है. तो EPS लेयर का काम वहाँ पे आता है. जब आप इम्पैक्ट होता है तो वो इम्पैक्ट को, जो इम्पैक्ट का जो फोर्स है वो एब्जॉर्ब करके उसको वापस से रेपल बैक करता है. ये काम होता है EPS लेयर का. और यहीं पे अगर आपके पास कोई चीप हेलमेट है या अगर उसमें EPS लेयर अच्छी नहीं है, मल्टी लेयर नहीं है, तो क्या होगा, फर्स्ट इम्पैक्ट आया, सेकेंड लेयर में ही, छोटे से इम्पैक्ट में ही वो टूट के सीधा आपका जो प्रेशर है वो सीधा आपके ब्रेन पे आएगा. तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क होता है EPS लेयर का. और अगर जैसे यहीं पे अगर हम लोग जाएंगे मेनली 50 के हेलमेट्स में, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग पूछते हैं कि भाई 50,000 का हेलमेट क्या है, 1 लाख के हेलमेट में क्या है, क्या ही है, EPS लेयर और यही सब चीज़ें हैं. तो नहीं, एक्चुअली उन हेलमेट्स में क्या होता है, वो प्रॉपर R&D के बाद बनते हैं. उनमें क्या होता है कि आपके जितने भी एक्सीडेंट हुए उन सब का R&D करके डेटा उठाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट के चांसेस हैं. तो वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टी लेयर EPS सिस्टम लगाते हैं, EPS की लेयर्स लगाते हैं. जैसे कि अगर कि थॉट पर्पज़ के लिए लेता है कि अगर उनको लगता है कि हाँ सबसे ज़्यादा जो क्रैश हुए हमारे 90% यहाँ पे होता है, तो वो EPS लेयर, मल्टी लेयर EPS होगी. लेकिन यहाँ पे वो कुछ अलग टेक्निक से या अलग तरीके से यहाँ पे उसकी पोजिशनिंग करेंगे, स्ट्रैटेजिकली उस EPS को प्लेस किया जाएगा, जिससे जो आपका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट के टाइम पे वो फोर्स को जो फोर्स है उसको रेपल बैक कर सके और आपके हेड को प्रोटेक्ट कर सके. तो यहीं पे सबसे बड़ा आपके हेलमेट का पॉइंट आता है कि मतलब सबसे पहली बात ही है कि EPS लेयर, जब भी आप हेलमेट चूज़ करते हो सबसे पहले अपना ये देखना कि मतलब अभी हम सबसे मेन क्वेश्चन यही था कि 5,000 के हेलमेट में 50 के हेलमेट्स में क्या डिफरेंस है, कि बेसिक हेलमेट और चीप हेलमेट. तो सबसे मेन सेफ्टी हेलमेट की वही है कि ये हेलमेट का काम टूटना नहीं, इम्पैक्ट को एब्जॉर्व करना होता है. सो या आई थिंक योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वीनियंस राइड के लिए होती है लेकिन प्रोटेक्शन क्रैश के लिए. सो या है, नाउ कम्स आवर टू सेकंड क्वेश्चन कि फुल फेस हेलमेट और फुल फेस हेलमेट, हाफ फेस हेलमेट और मॉड्यूलर हेलमेट्स, तीनों की बात करेंगे. तो फुल फेस हेलमेट, सबसे पहले हाफ फेस हेलमेट.
भाई हाफ फेस हेलमेट और जो आपके मॉड्यूलर हेलमेट्स होते हैं मेनली किस लिए, आप लोग मेनली कन्वीनियंस के लिए पहनते हैं कि हम लोगों को कहीं पे भी जाना है, हेलमेट वाइज़र उठाया, फ़ोन पे बात कर ली, पानी पी लिया, कहीं पे भी रुके, तो कन्वीनियंस, लेकिन प्रोटेक्शन रहा नहीं उसमें। तो इसलिए क्या होता है कि आपका जो फुल फेस हेलमेट होता है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है। लेकिन फुल फेस हेलमेट और मॉड्यूलर हेलमेट, अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि भाई आपने मॉड्यूलर हेलमेट क्यों बोला, मॉड्यूलर हेलमेट भी तो फुल फेस ही होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब आपका क्रैश होता है तो आप एक तरह से ये समझो कि ये जो मेरा फुल फेस हेलमेट है ये क्या है, एक सिंगल बॉडी है पूरा, तो सब कुछ आपस में अटैच्ड है। अगर कभी क्रैश होता है तो पूरा इम्पैक्ट ये अपने ऊपर लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मॉड्यूलर हेलमेट्स होते हैं फुल फेस ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका एक पिन लॉक होता है या पिन लॉक होता है, जो कि उसको ऊपर नीचे आप बटन, जो बेसिकली बटन बोलते हैं जिसको आप ऊपर नीचे करते हो, तो वो उस हेलमेट का सबसे वीकेस्ट पॉइंट आप मानो, जो पिन लॉक सिस्टम्स में मेनली होता है या जो मॉड्यूलर हेलमेट्स में आता है। मैं यहाँ कोई प्रीमियम ब्रांड की बात नहीं करूँ, नॉर्मली जो भी हम लोग खरीदते हैं, जो भी नॉर्मल राइडर्स इंडिया में जो भी यूज़ लोग करते हैं मॉड्यूलर हेलमेट्स, उन सब में यही है कि वो वाला जो पार्ट होता है सबसे डेंजरस होता है, इट मीन सबसे वीक होता है पूरे हेलमेट में। तो या वो भी अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो कन्वीनियंस के लिए ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि प्रीफर करो फुल फेस हेलमेट ही हो विदाउट मॉड्यूलर के, अगर आपको आपकी अगर प्रायोरिटी प्रोटेक्शन है तो। और तीसरा मेन क्वेश्चन जो बहुत लोग कई बार पूछते हैं कि भाई क्या प्रीमियम हेलमेट्स क्रैक नहीं होते। सो यार देखो, क्रैक हर कुछ होगा, चाहे प्रीमियम हेलमेट भी हो तब भी, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है, कितनी जल्दी क्रैक हो रहा है, क्या मटेरियल है और कितना वो शॉक एब्जॉर्व कर पा रहा है। तो प्रीमियम हेलमेट्स में क्या होता है कि वो जो जब क्रैक होता है तो वो बहुत धीरे धीरे क्रैक होता है, इट मीन्स वो पूरा इम्पैक्ट एब्जॉर्व करने के बाद में क्रैक होना शुरू होता है, इन कंपैरिजन टू योर मेनली चीपर हेलमेट्स जो भी आपको इधर रोड साइड मिलते हैं विदाउट ISI मार्क, और जो भी जैसे ISI और डॉट, इन सब की बात हम लोग करने वाले हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन वही है कि प्रीमियम हेलमेट्स भी क्रैक होते हैं, लेकिन उनका जो उनके बाद में आपका जो प्रोटेक्शन होगा वो ज़्यादा सेफ़ है इन कंपैरिजन आपके लोकल जो भी आप हेलमेट्स यूज़ करते हैं। हेलमेट लीगल होना इनफ नहीं होता, प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कम आता है कि हेलमेट्स का जो सर्टिफिकेशन होता है ISI डॉट वर्सेस EC, तो तीनों की बात करते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों क्या चीज़ है। ISI स्टैंड्स फॉर लाइक कि इंडियन स्टैंडर्ड है जो भी आपके हेलमेट्स को मिलता है। ISI का मतलब क्या है, जिन भी हेलमेट्स पे आप ISI देखोगे वो क्या है कि इंडियन ब्रांड्स ने, इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसको टेस्ट किया है और वो रोड के लीगल है, मतलब वो हेलमेट्स रोड लीगल है, सिर्फ आपको चलान से बचाने के लिए, ना कि सेफ्टी के लिए। स्पेशली बोल रहा हूँ, सिर्फ रोड लीगल है, सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो ISI की टेस्टिंग होती है वो किस चीज़ पे होती है, मतलब हेलमेट की टेस्टिंग के लिए पॉइंट की बात कर लेता है, उनमें क्या होता है मेनली इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, किस स्पीड पे वो उनको टेस्ट किया गया है, और उनकी स्ट्रेंथ की टेस्ट होती है, और पेनिट्रेशन की, मतलब जो टूटने का, जो भी पेनिट्रेशन से समझ जाओ कि हेलमेट की पेनिट्रेशन, टूटने का जो उसका क्रैक का मैकेनिज्म होता है। तो अब क्या है, इन ये तीनों जो तीनों सर्टिफिकेशंस है, इन तीनों चीज़ों पे टेस्ट होते हैं। तो इन सब में क्या है, ISI सबसे बेयर मिनिमम इम्पैक्ट टेस्ट होता है, मतलब सिर्फ फर्स्ट एक ही इम्पैक्ट होगा, ये भी नहीं पता कितना, एक सिंगल पॉइंट इम्पैक्ट टेस्ट होता है, बिल्कुल ही लो स्पीड पे टेस्ट होता है। जब भी जो भी ISI की टेस्टिंग होती है लो स्पीड टेस्ट होता है, बेसिक पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट खुद बोलती है, या कहीं पे भी आप देखोगे तो ये सिर्फ ISI मार्क का मतलब है रोड लीगल होना, ना कि प्रोटेक्टेड हेलमेट आप पहन रहे हो, सिर्फ चलान से बचने के लिए अगर आपको पहनना है तो। यहाँ पे ICI हो गया, ISI हो गया। अब बात करते हैं डॉट सर्टिफिकेशन की। तो डॉट सर्टिफिकेशन क्या होता है, सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन है। इट मीन्स मैन्युफैक्चर अपने आप को सर्टिफाई कर सकता है, अपने आप को सर्टिफिकेशन दे सकता है कि मैं डॉट सर्टिफाइड हूँ। हाँ, लीगल केस हो सकता है, अगर किसी भी एजेंसी को पता लगता है कि हाँ ये लाई कर रहा है, या कभी भी आपको पकड़े जाते हो तो, या मतलब इमरजेंसी एजेंसीज भी चेक करती है कि अगर मैन्युफैक्चरर लाई कर रहा है तो, ये झूठ बोल रहा है अगर किसी भी केस में पकड़ा गया तो। लेकिन जो डॉट सर्टिफिकेशन होता है वो मैन्युफैक्चरर खुद अपने आप को देता है। इसमें क्या होता है, डॉट सर्टिफिकेशन इज़ वे अहेड देन ISI। उसमें क्या होता है कि आपके मल्टीपल इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं, ISI से ज़्यादा स्पीड पे टेस्ट होता है। स्पीड का मतलब समझ रहा हूँ कि जिस स्पीड पे आपका क्रैश होगा, स्पीड वो है। और आपका जो पेनिट्रेशन टेस्ट है वो भी ISI से ज़्यादा लेवल पे, एक लेवल अहेड पे। देन कम्स योर ECE सर्टिफिकेशन।
EC इज़ बेस्ड ऑन कि EC आप एक तरह से मानो कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन है हेलमेट्स के लिए, कि अगर अब आपको मैं बोलूँगा अगर आप कोई भी हेलमेट ले रहे हो तो उस पर EC सर्टिफाइड ज़रूर होना चाहिए, ISI प्लस EC सर्टिफाइड हो आपके लिए इंडिया में कहीं पे भी। ISI प्लस EC सर्टिफिकेशन इज़ टोटली वर्थ इट टू बाय। तो EC सर्टिफिकेशन में क्या होता है, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है हेलमेट्स के लिए। उसमें क्या होता है वो एक मतलब एक तरह से मानो EC सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी जो ये ड्यूरेबिलिटी है पूरी तरीके से चेक की जाती है। इवन आपके जो वाइज़र है, आपका जो बकल सिस्टम है, इन सब को भी अच्छे से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में उस हेलमेट को वो अथॉरिटी EC सर्टिफाइड करती हो। और अभी करंटली जो लेटेस्ट है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि योर हेलमेट शुड बी 22.05 और 22.06 EC सर्टिफाइड होना चाहिए अभी करंट की सिचुएशन में जो भी हेलमेट्स में है। लूज़ हेलमेट मतलब ज़ीरो प्रोटेक्शन। सो या अपना नया जो अपना अगला क्वेश्चन है कि हेलमेट का साइज़ कैसे पता करें। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो तो हेलमेट को पहन के देखो तभी, क्योंकि अगर हेलमेट लूज़ है तो प्रोटेक्शन वो बिल्कुल कम ही कर देता है। मतलब जैसे कि पहले भी बोला था स्टार्टिंग में कि 50% रिड्यूस कर रहे हो आप अपने प्रोटेक्शन को ही। तो हेलमेट का सोचो एक बार हेलमेट पहन के आपको दिखाता हूँ कि साइज़ कैसे कंफर्म करें। सो या ऐसे हेलमेट एक बार पहनो, एक बार शेक करके देखो कि क्या हेलमेट इधर उधर जा रहा है आपके साथ में, आपकी गर्दन के साथ में। एक बार अपने चीक्स प्रेस करके देखो, और आपके जो ये चीक्स है और आपकी पैडिंग के बीच में मिनिमम, इट मीन्स आपके जो ये चीक्स है और ये जो आपके हेलमेट की पैडिंग होती है इसके बीच में सिर्फ लगभग एक इतना गैप होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गैप है तो हेलमेट लूज़ है, इससे कम है तो हेलमेट टाइट है। आप इससे एक अपना आइडिया लगा सकते हो हेलमेट की साइजिंग के लिए। जितना हेलमेट लूज़ होगा उतना ही ज़्यादा आपके रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। और या अब अपने वो जो मैंने फिंगर टिप बताई, आप उससे अपना हेलमेट साइज़ देख सकते हो। मैंने आपको जो फिंगर टिप बताई, फिंगर रूल बताया चिक्स वाला, उससे आप चेक कर सकते हो। एक है कि मतलब इट मीन्स कि जब आप हेलमेट पहन रहे हो उसके बाद आपका मूव नहीं होना चाहिए। और हाँ, और पेन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जब कोई नया हेलमेट लिया और वो अभी आपको पेन कर रहा है, तो ये मत समझना कि पेन का मतलब है कि भाई आप उससे एक बड़ा साइज़ ले लो। नहीं, जो पैडिंग होती है ना, जो फर्स्ट टाइम जब आप हेलमेट लेते हो तो थोड़ा मे बी पैडिंग थोड़ा सा इशू करेगी, थोड़ा टाइट हो, थोड़ा सेटल होने में उसको टाइम लगता है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बेसिक चीज़ें बताई, अगर वो सब उस चीज़ में ठीक है, आपको पैडिंग थोड़ा सा टाइट लग रहा है, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद में। जैसे आप उसको पहन के राइड करोगे 3-4 दिन में अपने आप ही आपको ठीक लगने लगेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं, बिल्कुल ही पैडिंग टाइट लग रहा है मेरे को तो, और मैं इससे एक साइज़ ऊपर ले लेता हूँ, तो नहीं, वो हेलमेट फिर आपके उतना प्रोटेक्शन नहीं करेगा जितना आपको उसको करना चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स दी वेरी बेसिक क्वेश्चन, और बल्कि जो जिस क्वेश्चन पे कोई ध्यान देता ही नहीं है बिल्कुल भी। बट मैंने जब हेलमेट पहन के देखा और जब ट्राई किया एक दूसरा हेलमेट, तब आपको पता लगता है, जब आप लॉन्ग राइड्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि हेलमेट का जो वेट है वो कितना मैटर करता है आपके हाईवे राइड्स पे। अगर आपका हेलमेट का वेट ज़्यादा है तो आपके नेक में पेन करेगा, आप लॉन्ग राइड्स नहीं कर पाओगे। आप जब भी जाओगे वो एक तरह से क्या सर पे बर्डन बन के रहेगा। तो जब भी आप कोई हेलमेट सेलेक्ट करते हो ना, उसका वेट भी ज़रूर देखना। और मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई मैक्सिमम आपके हेलमेट का वेट 1.3 ग्राम से 1.3 केजी, सॉरी 1.3 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.3 केजी से अगर, मतलब मैक्स लिमिट बता रहा हूँ कि 1.3 केजी से अगर आपका हेलमेट का वेट ऊपर जा रहा है तो भाई मत लो उस हेलमेट को प्लीज़। क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड्स करोगे, हाईवे पे जा रहे हो, 2-3 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, आपकी नेक में पेन होएगा आपकी। और अगर नेक में पेन होता है तो वो एक हमारी अवेयरनेस को भी हमारी अवेयरनेस कम करता है। हम लोग हाईवे पे उतना अवेयर होकर चला नहीं पाता, जो कि एक्सीडेंट का चांस बना सकता है। तो बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल। सो हेलमेट के वेट को ध्यान में रख के हेलमेट लेना। और हेलमेट का वेट, क्योंकि मैंने देखा है कुछ हेलमेट्स का वेट ऐसे 1.6 केजीज़, 1.5 केजीज़, 1.5 किलो के हेलमेट, भाई सिर में दर्द होने लगेगा, गर्दन में भी दर्द होएगा, नहीं चला पाओगे। और ऊपर से अगर आपने कोई एक ऑफ रोड हेलमेट लिया हुआ है मेरी तरह, और अगर उसमें भी आपने वेट ज़्यादा ले लिया तो अलग ही इशू करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑफ रोड हेलमेट में यहाँ पे एयर कैप्चर होती है, जिस वजह से हेलमेट आपका पीछे की तरफ, जो विंड है उसको पीछे की तरफ मूव करने लगती है, तो आपकी नेक में वो और पेन करेगा अगर आप ऑफ रोड हेलमेट के साथ में ज़्यादा वेट के साथ ट्राई कर रहे हो। तो बी स्पेसिफिक एंड
ज़रा ध्यान वेट देख के एक बार अपना हेलमेट चूज़ करो। जो दिखता नहीं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है ना भाई, क्या है तो यस। तो अब बारी आती है डार्क वाइज़र, सन वाइज़र और आपके पिन लॉक सिस्टम की। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई बिल्कुल ही डार्क वाइज़र लगा के चलते हैं रात के टाइम पे, और मतलब डार्क वाइज़र होता है वही दिन में यूज़ कर रहे हैं, वही रात को यूज़ कर रहे हैं। तो भाई रात के टाइम पे अगर आप डार्क वाइज़र यूज़ कर रहे हो तो जो दिखेगा नहीं, आप सीधा किसी अंधेरे में जाके कहीं पे एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और यहाँ पे जो हमारा बेसिकली यूज़ केस क्या होता है, सन आप डार्क वाइज़र के बदले आपके हेलमेट्स में सन वाइज़र आता है। अगर आपको यूज़ करना है, एक सेकेंड, तो आप सन वाइज़र्स यूज़ करो। अब बेसिक जो अगर आप जब भी आपको दिन में ट्रैवल कर रहे हो आप सन वाइज़र यूज़ करो। सन वाइज़र बेसिकली आपकी जो सन की यूवी रेज होती है उन आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आंखों को, तब आप सन वाइज़र यूज़ कर सकते हो। डार्क वाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना ही है डार्क वाइज़र। तो भाई आप आपके पास में 2 वाइज़र होने चाहिए ताकि आप रात को दूसरे वाला वाइज़र लगा सको। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फिर आप 2-2 वाइज़र क्यों लेके घूमो, इससे अच्छा एक हेलमेट लो आप। और अब हर हेलमेट में वैसे भी वाइज़र और सन वाइज़र दोनों ही आते हैं। तो ये है। एंड देन कम्स दी पिन लॉक सिस्टम। तो पिन लॉक से क्या होगा, जो आप वो एक एंटी फॉग की तरह काम करता है, एंटी फॉग फिल्म की तरह। तो जब आप सर्दियों में राइड करते हो तो वो आपके हेलमेट के वाइज़र के अंदर फॉग जमने नहीं देता है। एंटी फोक फिल्म के भी अलग से लेवल होते हैं कि कितने एमएम होती है। एंटी फोक फिल्म के बारे में भी एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो। बट एंटी फोक फिल्म का मेनली काम वही होता है जो पिन लॉक सिस्टम, बेसिकली पिन लॉक की बात करूँ कि सर्दियों में जो फोक जमती है वाइज़र के अंदर उसको वो जमने नहीं देता। बेसिकली उसी का सॉल्यूशन है हमारा पिन लॉक सिस्टम। क्या हेलमेट भी रिटायर होता है? तो यस, हेलमेट्स भी रिटायर होते हैं, हेलमेट्स भी आपको चेंज करने चाहिए। तो अगर आपका मतलब यहाँ पे दो केसेस हैं हेलमेट आपको कब चेंज करना चाहिए। एक है कि अगर आपका क्रैश हो चुका है, और दूसरा है कि अगर आपका क्रैश नहीं हुआ है तब आप कब रिप्लेस करो अपने हेलमेट को। तो क्या है कि अगर आपका क्रैश हुआ है तो भाई सिंपल बात है, आपका एक बार क्रैश हो चुका है तो प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि उसको आप रिप्लेस कर लो तो ही ज़्यादा अच्छा है। और अब फिर अगर आपका क्रैश नहीं हुआ है तो तब एटलीस्ट मिनिमम मतलब मैक्सिमम 5 ईयर्स की, अगर आपको 5 साल से आप एक ही हेलमेट यूज़ कर रहे हो तो उसको रिप्लेस कर दो। क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे टाइम के साथ में अंदर की जो फोम होती है, अंदर का जो आपका पैडिंग होती है वो भी स्टिफ हो जानी शुरू हो जा वो स्टिफ होनी शुरू हो जाती है और आप लूज़ होना शुरू हो जाता है। और जो भी मेन बॉडी है कि इसकी भी एक एक्सपायरी है मटेरियल की, तो 5 साल के बाद आप हेलमेट को चेंज कर सकते हो। नाउ कि जो बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स होती है भाई, जो हेलमेट्स पहनते हुए लोग यूज़ करते हैं, हेलमेट यूज़ करते हुए कि हेलमेट तो पूरा पहना है, मतलब हेलमेट आपका पूरा ईसी सर्टिफाइड, डोट, वेट सब कुछ देख के भाई हमने ले लिया हेलमेट, लेकिन बकल नहीं लगा, बकल से बंद नहीं किया, क्रैश हुआ, हेलमेट निकल के उधर पड़ा है, सारी सेफ्टी उधर चली गई, आप लोग इधर हो, तो ये किसी काम ही नहीं आया। तो कॉमन मिस्टेक कि भाई अगर हेलमेट पर राइड कर रहे हो तो कम से कम ये बकल जो है इसको बंद करके ही चलो। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ 100-200 मीटर के अंदर, 500 मीटर इधर ही चला रहा हूँ रोड के अंदर, ये सिटी के अंदर ही, क्या ज़रूरत है बंद करने की, तो थोड़ी देर बाद उतारना ही है। अरे भाई सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होता है, जो भी अब देखोगे हाईवे से ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं वो सिटी के अंदर होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हेलमेट पहनने की आपको सिटी के अंदर ही है। तो हेलमेट को एटलीस्ट इसको बंद करके रखो। और दूसरा क्या होता है, लोग हेलमेट के अंदर फ़ोन लगा के बात करना शुरू कर देते हैं कि हेलमेट लगा हुआ है, इसी के अंदर फ़ोन लगा के करा हुआ है। वो और ज़्यादा दिक्कत है। अगर फ़ोन पे बात करें तो यार इतने अच्छी चीज़ें हैं कि इंटरकॉम आता है, ब्लूटूथ चीज़ें आती है, वो सब यूज़ करो। तो भाई वीडियो को एंड करने से पहले, बाइक अपग्रेड बाद में करना, पहले अपने हेड को प्रोटेक्ट करना सीखो। सबसे पहले प्रोटेक्शन गियर्स पे, प्रोटेक्टेड गियर्स पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। एंड हेलमेट सिर्फ रोड के लीगल नहीं, सेफ्टी का भी है, तो अच्छे से हेलमेट चूज़ करना। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने राइडर्स फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। थैंक यू। इन दी एंड हेलमेट सिर्फ रूल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो, बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। एंड एज आई ऑलवेज सेड, राइडर मीन्स राइड रिस्पॉन्सिबली, नॉट रेकलेसली। ओके, बाय, थैंक यू।